हेलो दोस्तों, आदि जुपाली एजुकेशन चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग हिस्ट्री में पढ़ेंगे अध्याय 9। इससे पहले अध्याय 8 तक आप लोग को बता चुका है। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो मेरी सलाह है पहले आप उन सभी वीडियो को देख लें, उसके बाद अध्याय 9 में आए तो आपको ज़्यादा इससे क्या होगा, लाभ मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं अध्याय 9, व्यापारी राजा और तीर्थयात्री के बारे में। ठीक है, तो इतिहास में व्यापारी कैसे काम करते थे, राजा कैसे काम करते थे और तीर्थयात्री कैसे आते थे कैसे जाते थे, और यहाँ तीर्थयात्री आते क्यों थे, है ना, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो बजाय हमेशा वैसे होता है स्टार्ट है, जो भी एनसीईआरटी के बुक में रहता है पहले पिक्चर से स्टार्ट होती है। तो ये है जो जगनी है, कौन है ये, जगनी। ठीक है ना, इसके बाद बाजार में घूमती है। ठीक है, जगनी अपने गांव के मेले की आस लगाए बैठी थी। स्टील के चमकदार बर्तन, रंग बिरंगी प्लास्टिक की बाल्टियां, सोख रंगों के फूलों के प्रिंटों वाले कपड़े, चाबी से चलने वाले मज़ेदार खिलौने उसे बहुत अच्छे लगते थे। इन चीज़ों को बेचने वाले दुकानदार बसों और ट्रकों पर आते थे और रात को अपना सामान समेट कर वापस चले जाते थे। जगनी को हैरानी होती थी कि ये लोग हमेशा इस तरह क्यों घूमते रहते हैं। उसकी माँ ने बताया कि वे लोग व्यापारी थे। वे चीज़ों को उन जगहों से खरीदते थे जहाँ ये बनाए जाते थे और फिर उन्हें मेलों में बेचते थे। तो जगनी एक जगह मेले में गई थी, वहाँ पर उन्होंने देखा कि ट्रकों पर सामान लाते हैं और उन्हें बेच रहे हैं। तो उन्होंने पूछा कि ये हमेशा एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते हैं। तो उन्होंने बताया कोई भी व्यापारी क्या करता है, कच्चा माल उठाता है, उसे बना हुआ माल एक जगह से उठाता है और दूसरी जगह ले जाकर उसे बेचता है, वही व्यापारी हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। व्यापार और व्यापारियों के बीच में बारे में जानकारी। ठीक है, अध्याय 8 में हम तुमने उत्तर के काले पॉलिश वाले बर्तनों के बारे में पढ़ा है। ये खूबसूरत बर्तन, अगर आप अध्याय 8 नहीं पढ़ेंगे तो ये काले पॉलिश वाले बर्तन क्या है इसके बारे में नहीं समझ पाएंगे। तो इसे पिछले अध्याय में आप पहले देख लें, उसके बाद इसमें आए तो आपको मैं पहले भी बोल चुका हूँ तो समझ में ज़्यादा आएगा। तो पॉलिश वाले बर्तनों के बारे में पढ़ा है। ये खूबसूरत बर्तन खास तौर से इनकी कटोरियाँ तथा थालियाँ इस उपमहाद्वीप के बने पुरस्थलों से मिले हैं। सवाल उठता है कि इन जगहों पर ये बर्तन कैसे पहुँचे होंगे। ठीक है, जब ये बना हुआ कहीं का है और ये फिर दूसरी जगह कैसे मिल रहा है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जहाँ ये बनते थे वहाँ से व्यापारी इन्हें ले जाकर अलग अलग जगहों पर बेचते थे। ठीक है ना, दक्षिण भारत कहाँ है बताया है, नीचे की ओर दक्षिण होता है, ऊपर की ओर हमेशा उत्तर होता है। ठीक है, और इधर पूर्व है और इधर पश्चिम है। ठीक है ना, इसे हमेशा याद रखिएगा। ये मानचित्र का अध्ययन करने में ये मेथड बहुत उपयोगी है। ऐसे याद, किसी भी मानचित्र के ऊपर में उत्तर होता है। ठीक है, तो उसी तरह से दक्षिण भारत सोने, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। अब क्वेश्चन आ सकता है कि दक्षिण भारत किस लिए प्रसिद्ध है, तो हम लोग बताएंगे सोना, मसाला, खास तौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध है। काली मिर्च या था भी, काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से बुलाते थे। व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाजों और सड़कों के रास्ते रोमन पहुंचाते थे, है ना। व्यापारी कैसे ले जाते थे, समुद्री जहाजों से पहले, पानी पानी वाले जहाज से ज़्यादा काम होता था, और सड़क के रास्ते रोम लेकर जाते थे। काली मिर्च क्या है, काली मिर्च को काला सोना भी बुलाया जाता था। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन एक बन गया, काला सोना किसे कहते हैं, तो काली मिर्च को। दक्षिण भारत में इसे अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले हैं। इससे यह अंदाजा लगाया जाता है कि उन दिनों रोम के साथ बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था, है ना। तो रोम का जो सिक्का होता था वो दक्षिण भारत में मिले हैं। तो कैसे मिले हैं, रोम से, तो वो खुद चल कर नहीं आए होंगे, तो व्यापारी लेकर आते थे, यहाँ के लोग से सामान खरीदते थे, तो उसके बदले में रोमन सिक्के देते थे। इस अगर वहाँ पर मिले हैं तो इसका मतलब है कि व्यापारी रोमन रोमन जो व्यापारी थे वो यहाँ तक, कहाँ तक, दक्षिण भारत तक गए थे, या उनकी पहुँच वहाँ तक थी। व्यापार से, अभी इसको भी रोकते हैं, ये कविता है, आगे चलते हैं। व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोज निकाले। व्यापारी ने क्या क्या, व्यापारी जो समुद्री रास्ते निकले हैं, जैसे वो वास्को डी गामा हो, कोलंबस हो, ये सब व्यापारी ही थे, है ना। तो समुद्री रास्तों की जो खोज किए, उनका पूरा का पूरा श्रेय व्यापारियों को ही जाता है। वो व्यापार करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे और रास्तों की खोज करते थे। इनमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते थे, कुछ अरब सागर, बंगाल की खाड़ी पार करते थे। नाविक मानसून हवा का फायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी पूरा कर लेते थे। वे अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से उस इस महाद्वीप के पश्चिमी तट तक पहुंचना चाहते थे। देखिए, अगर खोजिएगा इसमें तो आपको बहुत ज़्यादा आपको क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन उस मन से उतना, मैंने पूरा इसमें
क्या करना है, बुक में एकदम घुसकर उस चीज़ को समझने की कोशिश करनी है आपको। अब देखिए इस पेज में बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोजे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये बन गया कि समुद्री रास्ते खोजने का श्रेय किसे जाता है, व्यापारियों के। तो वास्को डी गामा कोलंबस भी क्या था, व्यापारी था। इसको मिलाकर हम लोग क्या कर सकते हैं, दूसरे क्वेश्चन को भी याद कर सकते हैं। इनमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते थे, है ना। तो अब अभी क्वेश्चन ये बन गया कि व्यापारी जो रहते थे, जैसे इंडिया का ये नक्शा है मान लीजिए नीचे का, और ये इस तरह से थोड़ा रहता है, ठीक है ना। तो ये जो इधर है, ये इधर से ये अरब सागर है, इधर से इधर तक ये क्या है, सागर है, महासागर है, ठीक है ना। तो इधर से आते थे इस तरह से घूम के, और इधर से इस तरह से सभी जगह जाते थे, ठीक है ना। यहाँ पर आते थे, यहाँ पर आते थे, गुजरात में जाते थे, कालीकट में आते थे, बंगाल में जाते थे। तो इस तरह सभी जगह वो जाते थे। तो कैसे चलते थे, समुद्र के किनारे किनारे। समुद्र के किनारे जाने का क्या फायदा होता था, समुद्र के किनारे अगर जा रहे हैं, मान लीजिए कि ये है भारत का नक्शा, ये जो नीचे का है ये सब समुद्र है। तो अगर समुद्र के किनारे चलेंगे, समुद्र के किनारे ना चलकर हम इतना दूर से जाएंगे नाव लेकर, ठीक है। तो नाव लेकर अगर इतने दूर से हम जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ हमको अगर भूख लगेगा तो चारों तरफ पानी ही पानी रहेगी। लेकिन अगर हम समुद्र के किनारे ही नाव को चलाएंगे तो हमें भूख लग जाएगी, या कहीं रुकना पड़ेगा, तो समुद्र के किनारे हम चले आएंगे तुरंत। जहाज ही खराब हो गया तो भी हम तुरंत समुद्र के किनारे चले आएंगे। जहाज खराब हो गया या जहाज टूट गया या कुछ भी हो गया तो तुरंत हम क्या है, समुद्र के से पृथ्वी तक पहुँच सकते हैं, ठीक है ना, भूमि तक पहुँच सकते हैं। तो समुद्र किनारे कुछ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पार करते थे, तो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पार करते हुए वो आ जाते थे। नाविक मानसून हवा का फायदा। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन फिर बन रहा है कि नाविक जो चलते थे वो कैसे चलते थे। तो देखिए वो क्या करते थे, हवा नाव में क्या करते थे, नाव है मान लीजिए ये, ठीक है। तो नाव में एक पाल लगा देते थे इस तरह से। तो ये क्या करता था, हवा अगर इधर से आ रही है इस तरह से, तो ये हवा इसमें मारती थी और इस नाव को ज़्यादा तेज इस साइड ले जाती थी। तो क्या करते थे कि हवा जब चलती थी उस हिसाब से उसका फायदा उठाकर वो और ज़्यादा तेज़ी से यात्रा पूरी करते थे, ठीक है। यानी मानसून के समय में वो ज़्यादा, इससे क्या क्वेश्चन मतलब पता चला कि मानसून के समय में वो ज़्यादा यात्रा करते थे, ठीक है। वे अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से उस महाद्वीप के पश्चिमी तट तक पहुँचना चाहते थे। कहाँ से निकलते थे, अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से निकलते थे और उप महाद्वीप के पश्चिमी तट तक पर पहुंचना चाहते थे। तो दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ चलना पसंद करते थे। दक्षिण पश्चिम जो मानसून आता है, ये जो हम भूगोल का क्लास अब स्टार्ट कर रहे हैं या किए हैं, है ना, कर दिए हैं उसको, तो उसमें आप ये दक्षिण पश्चिम मानसून के बारे में आगे चलकर पढ़िएगा, यानी मानसून क्या होता है। तो हर चीज़ का कॉम्बिनेशन करके जब आप पढ़िएगा तो आपको चीज़ें अपने आप फिर समझ में आने लगेगी। तो मानसून हम लोग उसी में समझेंगे। साथ चलना पसंद करते थे। इन लंबी यात्राओं के लिए मजबूत जहाज़ों का निर्माण किया जाता था, ठीक है ना। तो लंबी यात्रा तो करते थे, इन लंबी यात्राओं के लिए मजबूत जहाज़ों का निर्माण किया जाता था। एक जगह से दूसरी जगह जाना है, इतना लंबी यात्रा करना, अफ्रीका से इंडिया आना है, एशिया तक, इतनी लंबी यात्राओं को करने के लिए जहाज क्या होते थे, बहुत मजबूत होते थे। आगे चलते हैं। समुद्र तटों से लगे राज्य, है ना, समुद्र तटों से जो लगे राज्य, पहले तो ये बता देते हैं हम, इसमें समुद्र तट से जो लगा हुआ राज्य होता था वो ज़्यादा ही संपन्न होते थे, ठीक है। इसको हमेशा ध्यान रखेगा कि व्यापार भी वहीं से होता था। चलिए आगे चलते हैं। इस उप महाद्वीप के दक्षिण भाग में बड़ा तटीय प्रदेश है ना। इस उप महाद्वीप, किस महाद्वीप, भारत उप महाद्वीप, है ना, भारत के बारे में भी बता रहा है। तो इसके दक्षिण भाग में एक बड़ा क्या है, तटीय प्रदेश है। देखें इस तरह से, अगर ये इंडिया का नक्शा देखेंगे, ये गुजरात हो गया, ये नीचे आते हैं, ये इस तरह से, थोड़ा सा अच्छा नहीं बन रहा है लेकिन इस तरह से ये जाकर इस तरह से, चलिए कुछ तो बन गया। तो ये दक्षिण भारत यहाँ से लेकर और यहाँ तक चले जाइए, ये पूरा इधर समुद्र का एरिया है ना। तो बहुत बड़ा भाग समुद्री एरिया है ना। तो कह रहा है इस उपमहाद्वीप के दक्षिण भाग में बड़ा तटीय प्रदेश है, इनमें बहुत से पहाड़, है ना, पठार और पहाड़ है, पहाड़ पठार, नदी के मैदान है। नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ है। नदियों के मैदान अगर देखा जाए, नदी बहुत सारी नदियां बहती है दक्षिण में, तो उसमें सबसे ज़्यादा कावेरी का मैदान उपजाऊ है। जो भी है ना, जो नदियों से लगे भी जो क्षेत्र हैं वो उपजाऊ बहुत होते हैं। मैदानी इलाकों तथा तटीय इलाकों के सरदारों और राजाओं के पास धीरे धीरे काफ़ी संपत्ति और शक्ति हो गई। जो मैदानी इलाकों के हैं या तटीय इलाकों में रहते हैं वो तो संपन्न हो ही जाते हैं, तो उनके पास धीरे धीरे क्या हो गई, बहुत ज़्यादा संपत्ति हो गई। संगम कविताओं में मुवेंदार की चर्चा मिलती है। संगम कविता अगर पढ़ेंगे तो उसमें मुवेंदार की चर्चा मिलती है। यह एक क्या है, तमिल शब्द है। मुमेंदार क्या पूछेगा क्वेश्चन कि मुमेंदार क्या है, तो यह एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ 3 मुखिया होता है, ठीक है। तो देखिए ये अब अगर हम कहेंगे मुमेंदार का, मुमेंदार जो है वो कौन सा शब्द है, तो तमिल शब्द है। इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है 3 मुखिया। इसका प्रयोग 3 शासक परिवारों के मुखियाओं के लिए किया गया है ना। ये कौन कौन से राजा होते थे, याद रखिएगा। दक्षिण भारत में 3 बहुत ही बड़े शक्तिशाली वंश हुए। उसका नाम था चोर, चेर
पांडे, चोल चेर पांडे, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर आपको किसी एग्जाम को या एसएससी रेलवे किसी भी एग्जाम को निकालना है तो दक्षिण भारत से ये 3 महत्वपूर्ण नाम को आपको याद रखना है और इनके बारे में डिटेल में फिर पढ़ना भी है, ठीक है। तो ये इनके लिए उपयोग हुआ है। चोल चेर और पांडे के बारे में कौन सा मुवेंदार शब्द का उपयोग हुआ है, जो करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफी शक्तिशाली माने जाते थे। 2300 साल पहले मतलब क्या, लगभग महावीर और बुद्ध के समय का बात हो रहा है यहाँ पर, है ना। उनका 2500 और 2300 लगभग उसी समय के आसपास का, मतलब 200 साल आगे पीछे वहां पर ले रहे हैं। मतलब हम ये सिर्फ याद करने के लिए, कनेक्शन करने के लिए सोच रहे हैं। मतलब अगर कभी याद करना पड़ गया तो हमें याद रहेगा कि इतने साल पहले या पीछे, ठीक है। तो ये दक्षिण भारत में काफी शक्ति, जैसा कि हम बताएं कि ये बहुत शक्तिशाली माने जाते थे। इन तीनों मुखियाओं के अपने दो दो सत्ता केंद्र थे। इनमें से एक तटीय हिस्से में और दूसरा अंदरूनी हिस्से में था। इस तरह 6 केंद्रों में से 2 बहुत ही महत्वपूर्ण थे। एक चोलों का पतन पुहार और या उसको कावेरी पट्टिनम कहते हैं, और दूसरा पांड्यों की राजधानी मदुरै, ठीक है। ये देखिए 3 मुखिया थे, तीनों के लिए का 2-2 सत्ता था। 2-2 सत्ता में एक तटीय हिस्से में था। तटीय हिस्से मतलब जो समुद्र किनारे था या नदी किनारे या समुद्र किनारे यहाँ पर पढ़ेंगे, जो तटीय किनारे था। दूसरा अंदरूनी हिस्सा मतलब तटीय क्षेत्र से, ये तटीय क्षेत्र है, ये तटीय क्षेत्र हो गया, इसके अंदर का ये इधर का इलाका, एक अंदर में थे, ठीक है ना। और इन दोनों में से 6 माने 6 हो गए, 2-2 मिलाकर। और उसमें से भी 2 सबसे महत्वपूर्ण थे। वो थे चोलों का एक कावेरी पट्टनम, है ना, जिसे पुहार बोलते हैं, दूसरा पांड्यों की मदुरै, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा, ये आगे काम आएगा आपको। ये मुखिया लोगों से नियमित कर के बजाय, ये जो मुखिया थे नियमित कर जो टैक्स लेते हैं बजाय, अभी तो इतना बार हम लोग पढ़ चुके हैं कि यानी हम लोग जान गए हैं कि राजा अपना शासन चलाने के लिए कर लेते थे। और क्यों लेते थे सब पढ़ाया जा चुका है। तो बजाय उपहारों की मांग करते थे, ये कर न लेकर क्या करते थे, उपहारों की मांग करते थे। कभी कभी ये सैनिक अभियानों का पर भी निकल पड़ते थे और आसपास के इलाकों से शुल्क वसूल कर लाते थे। इनमें से कुछ धन वे अपने पास रख लेते थे, बाकी अपने समर्थकों, नाते रिश्तेदारों, सिपाहियों, कवियों के बीच बांट देते थे। अनेक संगम कवियों ने उन मुखियाओं की प्रशंसा में कविताएं लिखी हैं जो उन्हें कीमती जवाहरात, सोने, घोड़े, हाथी, रथ, सुंदर कपड़े दिया करते थे। तब इसमें से क्वेश्चन हो सकता है कि संगम कवि जो थे उनको क्या दिया जाता था उपहार में, तो जवाहरात, सोने, घोड़े, हाथी, रथ, सुंदर कपड़े दिए जाते थे। ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है कि बताइए आप लोग कि जो पांडे राजा थे, पांडे शासक या मुवेंदार जो शासक थे, वो क्या करते थे, अपने जो संगम कवि थे उनको उपहार में क्या देते थे। तो ये सब आपको ऑप्शन आएगा, ठीक है। इसके लगभग 200 वर्षों के बाद पश्चिम भारत में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा गौतमी पुत्र सातकर्णी था। सातकर्णी का नाम, श्री सातकर्णी का नाम याद रखिएगा। इसके बारे में हमें उसकी माँ गौतमी बलश्री द्वारा दान दिए गए एक अभिलेख से पता चलता है ना। अभी अभिलेख क्या है इसको बता चुके हैं पिछले अध्याय में, आपको हम बार बार कह रहे हैं पिछला अध्याय पहले देख लीजिए, उसके बाद आगे पढ़िए तो आपको ज़्यादा फायदा। अगर देख लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो अभिलेख गौतमी वलश्री, है ना, इसके जो महिला थी, क्या थी, माँ थी गौतमी वलश्री, उन्होंने जो अभिलेख दान किया, उस दान वो अभिलेख अभी तक है। उसमें पढ़कर पता चला कि एक राजा कौन था, सातकर्णी भी था, जो पांड्यों के जो चोल चेल और पांड्य वंश था उसके 200 वर्षों के बाद आया। उसके बारे में हमें उसकी माँ गौतमी बलश्री द्वारा दान दिए गए एक अभिलेख से पता चलता है। वह और अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे, है ना। जितने भी सातवाहन शासक थे वो दक्षिणापथ के स्वामी कहलाते थे। दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता होता है ना। दक्षिण की ओर जाने वाला जो रास्ता है उसका स्वामी था। पूरे दक्षिण क्षेत्र के लिए भी यही नाम प्रचलित था। श्री सातकर्णी ने पूर्वी, पश्चिमी तथा तटीय तटों पर अपनी सेनाएं भेजी, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। रेशम मार्ग की कहानी अब हम लोग पढ़ेंगे कि रेशम मार्ग क्या है ना। इससे पहले हम आप लोग को एक बात बता देना चाहते हैं कि अब हम इतना ज़्यादा लेसन पढ़ा चुके हैं, 9 लेसन तक अध्याय पढ़ा चुके हैं। तो बच्चों दोस्तों सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा। अगर आपको एग्ज़ाम निकालना है, गवर्नमेंट जॉब क्लियर करना है, एसएससी या रेलवे या कोई भी एग्ज़ाम आपको निकालना है, या आपको अगर आप 6 क्लास में ही पढ़ रहे हैं तो 6 क्लास का ही एग्ज़ाम निकालना है, तो टेस्ट देना ज़रूरी है।
ठीक है ना। तो हम अब टेस्ट करने जा रहे हैं, टेस्ट लेने जा रहे हैं, जो कि हम टेलीग्राम चैनल पर लेंगे। इसके बारे में है आगे हम इसमें इस वीडियो के लास्ट में जो डिस्क्रिप्शन देने उसमें लिंक दे देंगे और हम टेस्ट लेंगे। अगर टेस्ट लेना चाहिए या नहीं चाहिए इसके बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, तो हम इस टेस्ट को आगे बढ़ाएंगे, और अन्यथा आप लोग की मर्जी। ठीक है, ओके। तो चलते हैं रेशम मार्ग की कहानी। ठीक है, कीमती चमकीले रंग, चिकनी मुलायम बनावट की वजह से रेशमी कपड़े अधिकांश समाज में बहुमूल्य माने जाते हैं। रेशमी कपड़ा तैयार करना एक जटिल प्रक्रिया है। रेशम के कीड़े से कच्चा रेशम निकालकर सूत कताई होती है और फिर उसे कपड़ा बुना जाता है। ठीक है, ये क्या होते हैं, रेशम जो होती है कीमती होते हैं, चमकीले रंग के होते हैं और चिकनी होती है। ठीक है ना, इसलिए ये क्या होता है, महंगा होता है और इसे बहुमूल्य माना जाता है। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ था, चीन में हुआ था। चीन में करीब 7000 साल पहले हुआ। इस तकनीक को उन्होंने हजारों साल तक बाकी दुनिया से छुपाए रखा, पर चीन से पैदल, घोड़े या ऊँटों पर कुछ लोग दूर दूर तक जगहों पर जाते थे और अपने साथ रेशमी कपड़े भी ले जाते थे। जिस रास्ते से ये लोग यात्रा करते थे वह रेशम मार्ग के नाम से प्रसिद्ध हो गया, सिल्क रूट, है ना। याद रखिएगा, ये सिल्क रूट बहुत आता है, रेशम मार्ग आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने के लिए आएगा। तो क्या करते थे कि वो हजारों मैंने जो लोग चीन से पैदल, घोड़े और ऊँटों से एक जगह से दूसरे जगह जाते थे, जिस रास्ते से ये जाते थे, ठीक है ना, मान लीजिए इधर चीन है और इधर दूसरा रास्ता है, तो जिस रास्ते से ये जाते थे उस रास्ते को हम लोग क्या कहते थे, सिल्क मार्ग से नाम से जाना जाता है। कभी कभी चीन के शासक ईरान और पश्चिमी एशिया के शासकों को उपहार के तौर पर रेशमी कपड़े भेजते थे। ईरान, कभी कभी चीन के जो शासक होते थे, ईरान और पश्चिमी एशिया के जो शासक होते थे, उन्हें चीन में जो बने कपड़े हैं रेशम के, वो उपहार स्वरूप देते थे। यहाँ से रेशम के बारे में जानकारी और भी पश्चिम की ओर फैल गई। करीब 2000 साल पहले रोम के शासकों और धनी लोगों के बीच रेशम कपड़े पहनने का एक फैशन बन गया। इसकी कीमत बहुत ही ज़्यादा होती थी क्योंकि चीन से इसे लाने में दुर्गम पहाड़ी और रेगिस्तान रास्तों से होकर जाना पड़ता था। ठीक है, बहुत सारे पहाड़ हैं चाइना की तरफ, ये भी आप भूगोल में पढ़िएगा, जो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं ज्योग्राफी को। यही नहीं, रास्ते के आसपास रहने वाले लोग व्यापारियों से यात्रा शुल्क भी वसूलते थे, है ना। अब यहाँ से अगर ये जाते थे, इधर ये आए, इधर से रास्ता, अब बीच में रास्ते पर रहने वाले जो लोग हैं वो क्या करते थे कि आप पैसा दीजिए, नहीं तो हम इस रास्ते से आपको जाने नहीं देंगे, है ना। तो उसको वो वहाँ पर पैसा भी पेड करते थे। क्यों महंगा हो जाता था कपड़ा, वो बता रहे हैं। तो एक तो रास्ता बहुत दूर था, यहाँ से इतना दूर जाना है, मैंने बहुत ज़्यादा दूरी है। उसके बाद दूसरा बात है कि यहाँ पर ये पैसे भी वसूलते थे, एक जगह पर नहीं, बहुत जगह ऐसे ऐसे करके पैसे वसूलते थे। तो वो सब कहाँ लगेगा, व्यापारी का तो काम है कि जितना भी खर्चा है वो सब खर्च कहाँ लगा देना है, जो खरीदेगा उस पर लगा देना है। यही नहीं, रास्ते के आसपास रहने वाले लोग व्यापारियों से यात्रा शुल्क भी मांगते थे, है ना। इसमें सिल्क रूट तथा उसकी शाखाओं को दिखाया गया है। ठीक है, हम लोग मानचित्र जो है यहाँ पर क्षेत्र 77 पेज में, उसमें हम लोग देख सकते हैं, है ना। उसको हम दिखाए भी हैं पहले, आप लोग पीछे वाले पेज पर जाके इसे देख लें। कुछ शासक इसके बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे क्योंकि इस रास्ते पर यात्रा कर रहे व्यापारियों से उन्हें कर, शुल्क तथा तोहफे के जरिए लाभ मिलता था, है ना। इस रास्ते पर यात्रा करे व्यापारियों से कर, शुल्क, तोहफों के जरिए क्या मिलता था, लाभ मिलता था। तो वो जो बहुत, अब क्या है, ये रास्ता जो जा रहा है ना, इस पर क्या करेंगे, हम कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे। अगर हम मान लीजिए यहाँ पर हमको डेली सिर्फ रास्ता से कर ही वसूलते हैं तो हमको फायदा हो जाता है, तो फिर हमको क्या दिक्कत है, हम वहीं पर से कमाई अपना कर लेंगे। तो वहाँ पर के लिए फिर क्या होने लगेगी, धीरे धीरे लड़ाई होने लगेगी। ठीक है, ये शासक इन व्यापारियों को अपने राज्य से गुजरते वक्त लुटेरों के आक्रमण से सुरक्षा देते थे, है ना। अब ये तो रास्ता यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, तो अब क्या कर लिए, यहाँ पर क्या कर लिए कि जो शासक थे वो कहने कि यहाँ से यहाँ तक आप चले जाइएगा आराम से, आपको कोई लूट नहीं सकता है, हम आपको सुरक्षा प्रदान करेंगे, इसके बदले में आप मुझे कर दे दीजिए, थोड़ा सा उपहार दे दीजिए, बस आप चले जाइए। ठीक है ना, इससे आपका लूट, वैसे तो पूरा लूटा जाएगा, लुटेरा लूटेगा तो ऐसे आपका सब सामान बच जाएगा और हम उसका कर दे दीजिए। ठीक है, सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। कुषाण वंश से हम लोग पढ़ेंगे। सिल्क रूट पर जो नियंत्रण रखते थे, सब अभी तो सातवाहन हम लोग पढ़ लिए, है ना। सिल्क पथ जो पर कंट्रोल रखते थे, आगे चल के जो सबसे ज़्यादा सिल्क रूट पर नियंत्रण रखे वो तो कौन थे, कुषाण थे। करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर इनका शासन था। 2000 साल पहले इनका शासन था, यानी जो चोल, चेर और जो पांडे थे उससे 300 साल बाद, उसके 200 साल बाद आए थे कौन कौन आए थे, है ना, सातवाहन आए थे। पेशावर और मथुरा इनके दो मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे। कहाँ, पेशावर और मथुरा, जो अभी यूपी में है, ठीक है ना, और पेशावर जो शायद पंजाब में है ना, केंद्र थे। तक्षशिला भी इन्हें ही राज्य का हिस्सा था। इनके शासनकाल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पत्तनों तक जाती थी।
ठीक है। फिर यहाँ से जहाजों द्वारा रेशम पश्चिम की ओर रोमन राज्य तक पहुंचता था। रोमन साम्राज्य जाने के लिए सिंधु नदी तक आती थी, सिंधु नदी के मुहाने तक आती थी, और वहां से फिर ये कहाँ चला जाता था, पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य तक चल जाता था। पश्चिम किधर है, इधर है ना, इधर रोमन साम्राज्य है, इधर की ओर चली जाती थी। और चाइना किधर है, इधर, इधर से ये इधर चला जाता था। बीच में क्या था, रेशम मार्ग था। इस उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासकों में कुषाण थे। क्या थे, अब फिर क्वेश्चन आ जाता है कि इस उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के कौन जारी किया, तो कुषाण ने किया। ठीक है। सिल्क रूट पर यात्रा करने वाले व्यापारी इनका उपयोग क्या करते थे, उस सिक्के का उपयोग कौन करते थे, जो सिल्क मार्ग से जाते थे वो उन सिक्कों का उपयोग करते थे। अब आते हैं बौद्ध धर्म, तो इससे पहले आ चुका था, तो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भी होगा। कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा था कनिष्क। कुषाणों का, कनिष्क को याद रखिएगा, ये आपको इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में आता है, इसे आप ध्यान रखिएगा। तो कुषाण क्या था, सिल्क रूट पर सबसे ज्यादा शासन किया सिल्क रूट पर, वो कौन था, कुषाण था। कुषाण का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था, कनिष्क। उसने करीब 1900 साल पहले शासन किया। उसने एक बौद्ध परिषद का गठन किया, जिसमें एकत्र होकर विद्वान महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करते थे। कौन सा, बौद्ध परिषद बनाया। क्या बनाया, बौद्ध परिषद, जिसमें एकत्र होकर विद्वान महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करते थे। जैसे पुस्तकालय जैसा, लेकिन हम ये पुस्तकालय नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उससे बड़ा वहीं पर आप लोग एक संगोष्ठी बना देते, बौद्ध परिषद बना दिए थे, वहीं पर आकर सभी विचार विमर्श करते थे। बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र के रचनाकार कवि अश्वघोष। क्वेश्चन आ गया, बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन है, अश्वघोष है। बुद्ध चरित्र के रचनाकार अश्वघोष। ठीक है, तो इसको याद कैसे रखेगा, तो बुद्ध जो है घोड़ा पर बैठा, बुद्ध क्या हुआ, अश्व मतलब घोड़ा होता है, तो बुद्ध क्या हुए, घोड़ा पर बैठ गए। ठीक है ना, और उद्घोष करने लगे कि चलो आगे बढ़ते हैं ना, तो बुद्ध घोड़ा पर बैठ गया, तो बुद्ध और अश्वघोष, ये याद हो गया, बुद्ध अश्वघोष, बुद्ध बैठ गया घोड़ा पर। ठीक है, तो कनिष्क के दरबार में रहते थे। ये क्या है, जो अश्वघोष थे वो कनिष्क के दरबार में रहते थे। अश्वघोष तथा अन्य बौद्ध विद्वानों जब संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया था, इस समय क्या हुए थे कि अब संस्कृत में लिखना चालू हो गया था, सभी संस्कृत का उपयोग करने लगे थे। संस्कृत भाषा, प्राकृत भाषा सब बताए हैं। संस्कृत भाषा बड़ों की भाषा मानी जाती थी और प्राकृत भाषा हम लोगों की भाषा मानी जाती थी। ये सब हम पिछली लेसनों में बता चुके हैं। इस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ। इसकी दो मुख्य विशेषताएं थी। महायान की क्या विशेषता थी, बौद्ध धर्म की एक नई धारा थी, इसकी दो मुख्य विशेषताएं थी। पहले, मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी कि मूर्तियों में बुद्ध हैं। मिसाल के तौर पर इनकी निर्वाण प्राप्ति को पीपल पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता है ना, कि निर्वाण प्राप्ति हुई, ये पीपल पेड़ की मूर्ति द्वारा क्या किया जाता है, दर्शाया जाता है, जो ज्ञान की प्राप्ति हुई। पर बुद्ध की प्रतिमाएं बनाए जाने लगी, और अब क्या होने लगा, अब बुद्ध की प्रतिमाएं इसी तरह से कि आप लोग देखे भी होंगे, बुद्ध भगवान बैठे हुए हैं पीपल वृक्ष के नीचे, है ना, ऐसा आप प्रतिमा बहुत सारे देखे भी होंगे। इनमें से अधिकांश मथुरा में तो कुछ तक्षशिला में बनाए जाने लगे। ठीक है ना, कैसी प्रतिमा, पीपल वृक्ष के नीचे बैठे हुए। दूसरा परिवर्तन क्या हुआ, दूसरा परिवर्तन बोधिसत्व में आस्था को लेकर आया। बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे, लेकिन ऐसा करने के बजाय वे लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझते थे। ठीक है, क्या करता है कि ज्ञान प्राप्ति जब हो गई तो आपको क्या है, सन्यासी बन के अकेले रहना चाहिए। लेकिन इसमें क्या हुआ कि वो क्या किया कि ज्ञान प्राप्ति तो हो गई मुझे, तो हम भी क्या करेंगे, सांसारिक परिवेश में ही रहेंगे, संसार में जैसे सभी रहते हैं वैसे ही रहेंगे, और ज्ञान हम एक दूसरे को देंगे, दूसरे को ज्ञान बांटेंगे। धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा काफी लोकप्रिय हो गई, क्योंकि इसमें दूर जाके सन्यासी की तरह कठोर जीवन नहीं जीना पड़ता था। और पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया तथा जापान तक भी बौद्ध धर्म क्या हो गया, फैल गया, है ना। कहाँ तक फैला, मध्य एशिया, चीन, कोरिया, जापान में ये सब क्या हो गया, बौद्ध धर्म फैल गया। बौद्ध धर्म का प्रसार पश्चिमी और दक्षिण भारत में हुआ, जहां बौद्ध भिक्षुओं को रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनों गुफाएं खोदी गई। ठीक है, इसका प्रसार पश्चिम और दक्षिण में भी हुआ, जहां बौद्ध भिक्षुओं के लिए पहाड़ों में दर्जनों गुफाएं खोदी गई कि आप इसमें रहिएगा। बौद्ध भिक्षु क्या है ये आपको बताया जा चुका है पिछले लेसन में। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले ये देखिए, ये पेड़ है, बौद्ध धर्म के बारे में बताता है, यहाँ पर देख लीजिए इसके बारे में। सांची के स्तूप में एक मूर्ति चित्र, यहाँ पर इस वृक्ष और उसके नीचे के खाली आसन को देखो। मूर्तिकारों ने यह बताने के लिए खुदाई करके यह मूर्ति बनाई कि बुद्ध का ज्ञान की प्राप्ति इसी वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान करते हुई। ठीक है ना, ऐसा वृक्ष के नीचे यहाँ पर आसन नीचे क्या है, खाली है, और ये पेड़ के नीचे यहाँ पर बता रहा है, ये आसन देखिए यहाँ पर खाली है, और ये इसी वृक्ष के नीचे मैंने बताना चाहते थे उस समय मूर्तिकार कि ये पीपल वृक्ष के नीचे ही उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है। ठीक है,
चलिए आगे चलते हैं। तो गुफा दिया बहुत बिच्छू के लिए गुफा बहुत से खोद के रखा गया था पश्चिम में और दक्षिण में। इनमें से कुछ गुफाएं राजा और रानियों के आदेश पर बनाई गई तो कुछ व्यापारियों तथा कृषकों द्वारा बनाई गई। इनमें से ज्यादातर गुफाएं पश्चिमी घाट के दर्रों के पास बनाई गई थी। दक्कन के शहरों और तटों के समृद्ध बंदरगाहों और इन्हें जोड़ने वाली सड़कें भी इन्हीं दर्रों से होकर गुजरती थी। दर्रा क्या है? दो पहाड़ों के बीच में ऐसी जो जगह होती है उसे क्या कहते हैं? दर्रा कहते हैं। इसके बारे में हम विशेष तौर पर आगे पढ़ेंगे। ठीक है। ऐसा लगता है कि यात्रा करने वाले व्यापारी इन गुफाओं वाले मठों में विश्राम के लिए रुकते थे। जो यात्रा करते थे, यात्रा करने वाले व्यापारी इन गुफाओं तथा मठों में विश्राम करने के लिए रुक जाते थे। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, दक्षिण पूर्व में एशिया के अन्य भागों में फैल गया था। मतलब बौद्ध धर्म बहुत बहुत ज़्यादा दूर तक दक्षिण में भी आते हैं, तो श्रीलंका में की ओर, म्यांमार, थाईलैंड की ओर ये बढ़ गया था। यहाँ पर देखिए फिर एक बौद्ध मूर्ति बनी हुई है, इसे देख लीजिए। ठीक है, ये देखिए उस समय की नक्काशी। थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन क्षेत्रों में कहीं अधिक प्रचलित हुआ। एक थेरराम एक नया बौद्ध धर्म हुआ जो आरंभिक रूप में प्रचलित हुआ था। ठीक है, इन क्षेत्रों में म्यांमार जो सब जगह था, श्रीलंका उस सब में। तीर्थयात्रियों की जिज्ञासा। व्यापारी काफिलों में तथा जहाजों पर दूर दूर जाया करते थे। बहुत से तीर्थयात्री भी उनके साथ यात्रा पर निकल पड़ते थे। तीर्थयात्री कौन हुए? है ना, जो एक अभी हम लोग करते हैं ना तीर्थयात्रा, अमरनाथ यात्रा जाएंगे, तो जो पूजा पाठ के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं उन्हें तीर्थयात्री कहते हैं। ठीक है, तो तीर्थयात्री व्यापारी तो जाते थे एक जगह से दूसरी जगह, तो उन्हीं व्यापारियों के जहाज पर तीर्थयात्री भी चल जाते थे और एक जगह से दूसरी जगह की यात्रा करते थे। तो यहाँ पर तीर्थयात्री किसे कहते हैं बताया गया। तीर्थयात्री वे असली पुरुष होते थे जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा किया करते थे। अभी हम बता दिए हैं वही चीजें। ठीक है, इसी तरह भारत की यात्रा पर आया चीनी बौद्ध तीर्थयात्री फा सियन काफी प्रसिद्ध है। वह करीब 1600 साल पहले आया, यानी कनिष्क के बाद। कनिष्क 1900 में आया, उसके बाद ये आया। ठीक है, स्वयं तसांग 1400 साल पहले भारत आया और इसके करीब 50 साल बाद इत्सिंग आया। ठीक है, वे सब बुद्ध के जीवन से जुड़े जगहों और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए थे। है ना, तीर्थयात्री थे ये सभी। चीन से इधर क्या करते थे? यात्रा करने आते थे। क्यों आते थे भाई? क्योंकि बुद्ध का जन्म ही भारत में हुआ है। इनमें से प्रत्येक तीर्थयात्री ने अपनी यात्रा का वर्णन लिखा है। उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान आई मुश्किलों, कैसे कैसे वो यात्रा किए। उस समय तो जहाज था नहीं कि हवाई जहाज प्लेन से उड़ के आ जाएंगे, है ना। उस समय क्या था, वो पैदल चलते थे, तो उनको क्या क्या मुश्किलें आई। पैदल चले, कभी पहाड़ चढ़े, कभी कैसे आए, कभी थोड़ी सी बैलगाड़ी मिल गई तो उस पर चढ़ गए, कभी घोड़े पर चढ़ गए, कभी नदी रास्ते से आ गए। तो कैसे कैसे क्या क्या मुश्किलें आई, ये यात्रा वृत्तांत में लिखे हैं। इन यात्राओं में कई वर्ष लग जाते थे। जिन देशों और मठों में उन्होंने देखा उनके बारे में उन्होंने लिखा, और उन किताबों के बारे में भी उन्होंने लिखा जिन्हें वे अपने साथ ले गए थे। बहुत से बुक वो ले भी गए थे, है ना, उनके बारे में भी वो बताते हैं। ऊपर पढ़ेंगे उसको बाद में, पहले ये कंटिन्यू कर लेते हैं आगे। स्वयं तसांग भूमार्ग से उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया होकर चीन वापस लौटा। उसने सोने, चांदी, चंदन की लकड़ियों की बनी बुद्ध की मूर्तियां तथा 600 से भी ज्यादा पांडुलिपियां एकत्र की थी। पांडुलिपि क्या है ये बताए हैं पिछले अध्याय में। इन्हें वह 20 घोड़ों पर लाद कर ले गया। ठीक है, अब इतना ज्यादा सामान हो जाएगा तो ऐसा नहीं है कि थैला है कुछ थैले में लेकर उतना दूर तक लेकर चल जाएगा, तो 20 घोड़े भी अपने साथ लेकर गया, 20 घोड़ों पर लाद कर। पर इनमें से 50 पांडुलिपियां उस समय खो गई जब सिंधु नदी पार करते हुए उनकी नाव पलट गई। अपने जीवन का बाकी हिस्सा उसने बची हुई पांडुलिपियों का संस्कृत से चीनी अनुवाद करने में लगा दिया। ठीक है, 600 पांडुलिपियां लेगी जिसमें 50 बह गए, तो बच गए 550। उनका संस्कृत में अनुवाद करने में वो अपना जीवन लगा दिया। अब देखिए ऊपर जो था देख लेते हैं जो छूट गया था, ये देखिए। फा सियन चीन वापस कैसे लौटा। तब इसमें वो अपना किताब में लिखे हैं, देखते हैं क्या क्या है उसके बारे में। इंटरेस्टिंग है क्या कैसे लौटे थे। फा सियन ने अपने एक घर चीन वापस लौटने के लिए अपनी यात्रा बंगाल से शुरू की। वह व्यापारियों के एक जहाज पर चढ़ा। मुश्किल से वे 2 दिन ही चल पाए थे कि एक समुद्री तूफान में फंस गए। व्यापारी अपने जहाज को डूबने से बचाने के लिए उसमें से अपने माल को फेंककर जहाज को हल्का करने की कोशिश करने लगे। फा सियन ने भी अपने सामान को तो फेंक दिया, पर अपनी उन पांडुलिपियों और बुद्ध की मूर्तियों को नहीं फेंका जिन्हें अपनी भारत यात्रा के दौरान संकलित किए थे। अंततः 13 दिनों के बाद आंधी रुकी। उसने समुद्र का वर्णन इस प्रकार किया है। अब समुद्र 13 दिन तक उसमें आंधी आती रही। ठीक है,
समुद्र असीम है, सूर्य, चांद, तारे गति को देखे बिना यह पता लगा पाना असंभव है कि पूर्व किधर है या पश्चिम किधर है। समुद्र में अगर बीच में चले जाइएगा तो आपको ये पता नहीं चलेगा। चांद अगर नहीं रहेगा तो उत्तर पूर्व पश्चिम आपको पता ही नहीं। आप कहिएगा कि कंपास से देख लेंगे, तो उस समय कंपास था ही नहीं, तो कहाँ से देखेगा। तो सूर्य चांद को देखकर पता लगाते थे। अगर बरसात और अंधेरा हो तो जहाज को हवा के रुख में ले जाने के अलावा कोई चारा नहीं होता है। अब सूर्य चांद या तारा देखकर कर सकते हैं। और आंधी आ जाए, बादल आ जाए तो किधर किधर जाएंगे, ठीक है ना। तो उसमें है हवा जिधर जा रही है उधर आप चलते जाइए। मतलब अगर मान लीजिए आप इधर इतना दूर आ गए हैं, आपको इधर ही जाना है, तो अगर हवा आ गई तो आप फिर कुछ नहीं कर सकते हैं, आप हवा के साथ पीछे की ओर चले जाइएगा। तो उससे यात्रा करने में और ज़्यादा टाइम ज़्यादा लग जाता था। जावा पहुंचने में उसे 90 दिन से भी ज़्यादा लगे। वहां वह 5 महीने के लिए रुका। इसके बाद दूसरे व्यापारी जहाज से चढ़कर वह चीन पहुंचा, ठीक है। तो वहां पर 5 महीने रुकने के बाद वो उससे आगे की यात्रा किए, ठीक है। चलिए नालंदा के बारे में पढ़ते हैं। ये बहुत प्रसिद्ध है, बिहार में है ये, ठीक है। नालंदा शिक्षा का एक विशिष्ट केंद्र, उस समय बहुत बड़ा केंद्र था ये नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में आप लोग सुने होंगे। स्वयं त्सांग तथा अन्य तीर्थयात्रियों ने उस समय के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा बिहार में जो है अध्ययन किया। उसने नालंदा के बारे में इस प्रकार लिखा है। चलिए नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में हम लोग क्या है, अभी तो उसका खंडहर बचा है सिर्फ, लेकिन उसके बारे में हम लोग देखते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय क्या है। यहाँ के शिक्षक योग्यता तथा बुद्धि में सबसे आगे हैं। बुद्ध के उपदेशों का वह पूरी ईमानदारी से पालन करते हैं। मठ के नियम काफी सख्त हैं जिन्हें सबको मानना पड़ता है। पूरे दिन वाद विवाद चलते ही रहते हैं, जिससे युवा और वृद्ध दोनों ही एक दूसरे की मदद करते हैं। विभिन्न शहरों से विद्वान लोग अपनी शंकाएं दूर करने यहाँ आते हैं। नए आगंतुकों से पहले द्वारपाल की कठिन प्रश्न पूछते हैं, है ना। कोई नया आगंतुक आ गया है तो द्वारपाल होते थे, पहले वो क्वेश्चन पूछते थे, और क्वेश्चन पूछने का अगर सही जवाब दे दिए तब अंदर जा सकते हैं, नहीं तो नहीं जाइएगा। उन्हें अंदर जाने की अनुमति तभी मिलती थी जब वे द्वारपाल को सही उत्तर दे पाते हैं। 10 में से 7-8 सही उत्तर नहीं दे पाते हैं। सोच लो इतना कठिन होता था कि 10 में से 3 ही या 2 ही आदमी अंदर जा पाते थे, ठीक है। तो इतना अच्छा था क्या नालंदा विश्वविद्यालय। चलिए भक्ति की शुरुआत करते हैं। इन्हीं दिनों देवी देवताओं की पूजा का चलन भी शुरू हुआ। बाद में हिंदू धर्म की यह प्रमुख पहचान बन गई। इनमें शिव, विष्णु, दुर्गा जैसे देवी देवता शामिल हैं। अब इसी समय देवी देवताओं की पूजा का भी चलन शुरू हुआ और हिंदू धर्म की यह प्रमुख पहचान बन गई पूजा पाठ करना। इन्हीं देवी देवताओं की पूजा भक्ति परंपरा के माध्यम से की जाती थी। भक्ति उस समय काफी लोकप्रिय परंपरा बन गई। किसी देवी देवता के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता है ना। किसी देवी देवता, हम भक्ति किसे कहते हैं, किसी देवी देवता के प्रति भक्ति है मेरी, हमको जिस भगवान के प्रति भक्ति है मेरी, हम वो क्या है, श्रद्धा है, मैंने तो उस भगवान के मेरी श्रद्धा उस भगवान के प्रति, तो वही क्या हो गई, भक्ति हो गई। भक्ति का पथ सबके लिए खुला था, चाहे वह धनी हो या गरीब, ऊंची जाति का हो या नीची जाति का, स्त्री हो या पुरुष, सभी भक्ति कर सकते हैं। भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भगवत गीता में की गई। भगवत गीता महाभारत का एक हिस्सा है। इसमें भगवान कृष्ण अपने भक्त और मित्र अर्जुन को सभी धर्मों को छोड़कर उनकी शरण में आने का उपदेश देते हैं। कौन, भगवान कृष्ण अपने भक्त अर्जुन को क्या कहते हैं कि सभी धर्मों को छोड़ो और हमारे शरण में आ जाओ, क्योंकि केवल कृष्ण ही अर्जुन को सारी बुराइयों से मुक्ति दिला सकते हैं। पूजा का यह रूप धीरे धीरे देश के विभिन्न भागों में फैलने लगा। भक्ति मार्ग को अपनाने वाले लोग आवंडर के साथ पूजा पाठ करने के बजाय ईश्वर के प्रति लगन और व्यक्तिगत पूजा पर जोर देते थे। मतलब खुद ही पूजा करेंगे, दूसरे से कराना नहीं है, खुद ही करेंगे, और उसी पर क्या करते थे, जोर देते थे। भक्ति मार्ग अपनाने वालों का यह मानना है कि अगर अपने आराध्य देवी देवता की सच्चे मन से पूजा की जाए तो वह उसी रूप में दर्शन देंगे जिसमें भक्त को उसे देखना चाहता है। इसलिए आराध्य देवी देवता मानव के रूप में भी हो सकते हैं या फिर सिंह, पेड़, किसी भी रूप में, जैसे इस विचार को समाज द्वारा स्वीकृति मिल गई, है ना। धीरे धीरे क्या होगा कि भगवान, हम जिस रूप में भगवान को देखेंगे हमें उसी रूप में भगवान मिल जाएगा। अगर हम पेड़ को भगवान समझ के पूजेंगे तो हमको पेड़ के रूप में भगवान मिलेंगे। कलाकार देवी देवताओं की एक से बढ़कर एक खूबसूरत मूर्तियां तैयार करने लगे। अब देखिए यहाँ पर जैसे बर्राह है ना, बर्राह रूप में श्री कृष्ण भगवान आए थे, है ना, नरसिंह अवतार में भी आए थे, है ना। तो बहुत से रूप में भगवान की पूजा होती है, अभी तक होती है। तो भक्ति शब्द से भक्ति भज सबसे बना है, जिसका अर्थ विभाजन करना या हिस्सेदारी होता है। इसका अर्थ यह है कि भक्ति भगवान और भक्त के बीच परस्पर एक अंतरंग संबंध है। भक्ति भगवान के प्रति झुकाव है। भगवत का अर्थ यह भी है जो अपने ऐश्वर्य तथा सुख को भक्तों के साथ बांटता है, यानी भक्त या भागवत अपने देवी देवता के भक्त का हिस्सेदार होता है। कहने का मतलब कि भक्ति वो है जो
भगवान को मिला है वो सुख और ऐश्वर्य वो क्या भगवान के पास जो है वो अपने भक्तों में भी वो देते हैं, बांटते हैं, उसे ही क्या है भक्ति कहते हैं। ठीक है, अब भक्त के द्वारा लिखी गई कविता है, इसका उतना कोई आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देवी देवताओं का इसको थोड़ा सा इसको हम स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा, यहाँ पे इसको पढ़ना है तो हम थोड़ा देर यहाँ रोक देते हैं, इसे आराम से ले लीजिए स्क्रीन शॉट, ऐसे पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देवी देवताओं का विशेष सम्मान होता था, इसलिए विशेष जगहों पर ही इनकी मूर्तियों को रखा जाता था, है ना। देवी देवताओं का सम्मान होता था, ऐसा नहीं कि सब जगह रख देंगे, सम्मान बहुत ज़्यादा है, इसलिए उनको रखने के लिए क्या जहाँ पर वो रखे जाते थे उनको मंदिर कहे जाने लगे, है ना। अब आगे अध्याय में हम पढ़ेंगे कि मंदिर क्या है। भक्ति परंपरा ने चित्रकला, शिल्प कला और स्थापत्य कला के माध्यम से अभिव्यक्ति की प्रेरणा दी गई। अब देखिए, अब मंदिर तो हो गया, मंदिर में क्या करते हैं, चित्र बना दिए और उसमें भगवान के शिल्प कला, उसी तरह स्थापत्य कला, शिल्प करके मंदिर में डिजाइन बना दिए। ठीक है ना, इसी तरह से कर करके क्या किए, उसकी अभिव्यक्ति को हम अपनी अभिव्यक्ति को बढ़ाए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हिंदू शब्द इंडिया शब्द की तरह ही सिंधु या इंडस से निकला है। यह शब्द अरबों तथा ईरानियों द्वारा उन लोगों के लिए उपयोग किया जाता था जो सिंधु नदी के पूर्व में रहते थे। जो सिंधु नदी के पूर्व में रहेंगे उन्हें वो क्या कहते थे, इंडस या सिंध। यही शब्द उनके धार्मिक विश्वास तथा सांस्कृतिक परंपराओं के लिए प्रयुक्त होता था, है ना। जो ईरानी थे और अरब के लोग थे, वही लोग पहले हिंदू शब्द और इंडिया शब्द का उपयोग किया है। मैंने हिंदू शब्द क्या है, सिंधु या इंडस से निकला है ये सबसे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब जैसा कि हम जो लेसन हम लोग पढ़ते हैं उससे मैंने जो बुक है उसी समकक्ष में और दूसरी जगह क्या हो रहा है इसके बारे में पढ़ते हैं। तो अन्यंत्र देखते हैं क्या है। करीब 2000 साल पहले पश्चिम एशिया में ईसाई धर्म का उदय हुआ। ईसा मसीह का जन्म बेथलेहम में हुआ, जो उस समय रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। ईसा मसीह ने स्वयं को इस संसार का उद्धारक बताया। उन्होंने दूसरों को प्यार देने और उसी तरह दूसरों पर विश्वास करने का उपदेश दिया, जिस तरह हर व्यक्ति दूसरों से प्यार और विश्वास की उम्मीद करता है। बाइबल में ईसा मसीह के उपदेश की बातों को लिखा गया है। यहाँ उसका एक अंश दिया गया है, जो ये पूरा लिखा हुआ है। ठीक है, इसको आप पढ़ देते हैं। उनकी कामनाएं पूरी होगी, मैंने धन्य है वे लोग जो धर्म और न्याय के लिए भूखे प्यासे रहते हैं। उनकी कामनाएं पूरी होंगी। जो दयालु हैं वे धन्य हैं, क्योंकि उन्हें दया मिलेगी। धन्य है वे जो दिल से पवित्र हैं, क्योंकि वे ईश्वर के दर्शन कर सकेंगे, है ना। धन्य है वे जो शांति स्थापित करते हैं, वही ईश्वर की संतान कहलाएंगे। जो शांति स्थापित करेंगे वही क्या होंगे, ईश्वर की संतान कहलाएंगे। ईसा मसीह के उपदेश साधारण लोगों को बहुत पसंद आए और धीरे धीरे यह पश्चिमी एशिया, अफ्रीका, यूरोप में फैल गए। ईसा मसीह की मृत्यु के 100 सालों के अंदर ही भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहले ईसाई धर्म प्रचारक पश्चिमी एशिया से आए। ठीक है ना, उनकी मृत्यु के 100 साल बाद ही इंडिया में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार शुरू हो गया था। केरल के ईसाइयों को सीरियाई ईसाई कहा जाता है। केरल के ईसाइयों को क्या कहा जाता है, सीरियाई ईसाई कहा जाता है, क्योंकि संभवतः वे पश्चिम एशिया से आए थे और वे विश्व के सबसे पुराने ईसाइयों में से हैं, जो केरल के ईसाई हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आज का ये लेसन समाप्त हुआ। जो उपयोगी शब्द हैं उसको देख लेते हैं। व्यापारी पढ़ लिए, मोमेंदार समझ में आया, रास्ता और मार्ग क्या है, रेशम मार्ग क्या है समझ में आया, कुषाण, महायान, ठीक है, बुद्धिस्व और थेरवाद, तीर्थयात्री और भक्ति, हम लोग इसे समझ गए हैं और इसे आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है ना, बनाने के बाद आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि आपसे बना या नहीं बना। ठीक है ना, महत्वपूर्ण तिथियां देख लेते हैं। रेशम बनाने की कला की खोज 7000 साल पहले हुई थी। चोल, चेर तथा पांड्य वंश का है 2300 साल पूर्व थे। और रोमन साम्राज्य में रेशम की बढ़ती मांग 2000 साल पहले थी। अकुशान शासक कनिष्क 1900 साल पहले आए थे। फोंग सेन का भारत आगमन 1600 वर्ष पहले हुआ था। स्वयं त्सांग की भारत यात्रा, अम्पार की शिव स्तुति की रचना 1400 साल पहले हुई थी। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया और अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ये बहुत जरूरी है ना। लाइक सब्सक्राइब कीजिए और अगर ये वीडियो को थोड़ा सा आगे भी फैलाइए, शेयर कीजिए, ठीक है ना, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा ये लोगों तक पहुँच पाए। इसी के साथ हम आज का ये वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।